Good evening, friends. So, welcome to the next lecture. Today, we are going to read about the external applications in homeopathy. Okay. Now, when you talk about external applications, आपके दिमाग में आता है various kind of ointments, creams, okay, gels, okay. So, हर एक के ऊपर ना एक note लिखा होता है. That it is for external use only. Okay. आप सबने देखा होगा ये. It is always written on the creams and everything that it is for external use only. तो एक चीज जब हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन को तो पहली चीज जो हमें याद रखनी है ना कि ये सभी चीजें एक्सटर्नल यूज के लिए ही है. ठीक है. नाउ हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली कि होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे देखा जाता है, कहाँ कहाँ उसका यूज नहीं किया जाता और कहाँ कहाँ पे इट इज यूजफुल, और किस फॉर्म्स में किस मेडिसिन को कौन सी कंडीशंस में एज ए एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज किया जाता है. लेट्स सी दैट. ओके. अब अगर हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें तो सिंस एजेस एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोकल एप्लीकेशन किसी ना किसी फॉर्म में यूज होती आ रही है राइट फ्रॉम एस्क्यूलेपियस के टाइम से अब तक. ठीक है. इट इज ऑलवेज यूज्ड. ये एक बिलीफ सिस्टम एक्सटर्नल एप्लीकेशन को यूज करने का ये एक जनरल बिलीफ से आया है कि अगर आप आउटवर्डली मैनिफेस्टेशंस जो डिजीज की है ना उनको अगर रिमूव कर दोगे तो डिजीज क्योर हो गई. ठीक है. इस बिलीफ सिस्टम पे ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस का यूज स्टार्ट हुआ था. लेकिन हैनेमन ने जब होम्योपैथी को डिस्कवर किया तो उन्होंने ये प्रोक्लेम किया कि डिजीज जो आपको बाहर नजर आती है ना वो बेसिकली क्या है. इट इज आउटवर्डली रिफ्लेक्शन. आपकी बॉडी के अंदर आपके वाइटल फोर्स में जो टर्मोइल चल रहा है उसकी आउटवर्डली रिफ्लेक्शन है साइंस एंड सिम्टम्स जो आपको नजर आते हैं. व्हाट यू कॉल एज डिजीज. डिजीज आपको साइंस एंड सिम्टम्स से ही बाहर पता चलती है ना. तो वो साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं वो एक्चुअली में आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर है ऑफ दी जो इंटरनल डिरेंजमेंट चल रही है आपके स्पिरिचुअल डायनामिक वाइटल फोर्स की. ठीक है. तो अगर अंदर की डीरेंजमेंट बाहर बॉडी में प्रेजेंट हो रही है, अब यू कैन से इट ऑन द स्किन सरफेस और इन एनी ऑफ द ऑर्गन, अगर वो इस तरीके से प्रेजेंट हो रही है तो एक्चुअली में इट इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल टर्मोइल. वो अपने आप में कोई अलग से डिजीज नहीं है. ठीक है. देन व्हाई डज इट रिक्वायर एक्सटर्नल एप्लीकेशन. क्यों एक्सटर्नल एप्लीकेशन की जरूरत है फिर. अब इसके बारे में हमने क्या किया. ओके. नाउ अगर हम फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन पे जाएं, ठीक है, तो फिफ्थ एडिशन तक हैनेमन डॉक्टर हैनेमन जो है ही वाज सीन टू बी अगेंस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल रेमेडीज. ओके. मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो मेडिसिन का है उसके अगेंस्ट उनको देखा गया. ठीक है. यू कैन सी दैट इन द अफोरिज्म 196 से 203 में जो है ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से where it has been mentioned from aphorism 196 to section 203. वहां पर देखा गया कि he was against the external applications. लेकिन हमने और आगे गए जब हम सिक्स्थ एडिशन तक पहुंचे तो हमने वहां पर देखा कि हैनेमन ने खुद ये मेंशन किया है कि जहां पर उन्हें अराउंड इन द अफोरिज्म 284 अफोरिज्म में जो है उन्होंने मेंशन किया है कि among all the other routes of application of medicine which is your oral, olfaction, ठीक है, inhalation, इन सब modes of application of medicine के साथ साथ उन्होंने skin surface पे medicine को rub करने का भी एक तरीका वहां पर रूट बताया. ठीक है. कि अगर आप जो मेडिसिन इंटरनली दे रहे हो अगर उसी मेडिसिन को आप बैक पे, आर्म्स पे, फेस पे, सोल्स पे, पाम्स पे अगर इन जगहों पर सेम टाइम पे रब भी कर दो तो वो कहते हैं कि इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा. ओके. So he clearly explains in the sixth edition of Organon of Medicine in aphorism 284 and 285 about the use of external application. He said that curative remedy should be continued internally while the same remedy is used externally as ointments, liniments,
lotions, cereals, okay, etc. और एक नोट है अफोरिज्म के फुट नोट में that in inveterate and difficult cases of psychosis, when the psychosis remains along with the experiences, thuja may be applied externally. This is the only condition where external application of medicine has been advocated by Hahnemann so strongly. सिर्फ एक ये कंडीशन है जहां पर हैनमन ने बहुत स्ट्रांगली एक्सटर्नल एप्लीकेशन को एक थम्स अप दिया है. ठीक है. मूविंग फर्दर, मैंने थोड़ा सा आपको जो है अफोरिज्म्स के बारे में डिटेल में बताया है बिकॉज बीइंग अ लर्नर ऑफ होम्योपैथी एक ऑर्गेनॉन में भी आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में गए हैं why he was against the use of external application and why did he believe कि हाँ external applications को कुछ conditions में use किया जा सकता है. Let's throw some light on that. Now if you see in aphorism 196 and 197, तो वहां पर आप देखोगे कि क्यों वो मना कर रहे हैं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन को बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली साइमल्टेनियसली एक ही बार में दे दें. क्यों उसके लिए उन्होंने मना किया? उसका रीजन ये था कि अगर आपने इंटरनली और एक्सटर्नली सेम टाइम पे होम्योपैथिक मेडिसिन को दिया, देन व्हाट विल हैपन, आपके एक्सटर्नल एप्लीकेशन से जो लोकल सिम्टम्स थे वो तो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएंगे एज कंपेयर टू द इंटरनल सिम्टम्स. सरफेस पे से तो सिम्टम्स हट गए, आपको लगेगा कि डिजीज कंप्लीटली क्योर हो गई है, पर एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है. जो कंडीशन है, जो डिजीज है, अभी वो अंदर है. इट्स ओनली दैट कि आपने उसका जो सरफेस प्रेजेंटेशन था उसे रिमूव कर दिया. ठीक है. इन दैट केस यू विल कंसिडर इट टू बी क्योर्ड बट एक्चुअली इट इज नॉट क्योर्ड. देन इन अफोरिज्म 198 ही टॉक्स अबाउट कि अगर आप किसी मेडिसिन को सिर्फ एक्सटर्नली देते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है. आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोकल सिम्टम्स बाय अ टॉपिकल एप्लीकेशन, ठीक है, तो जो लोकल डिजीज है और ये भी इनएडमिसिबल है. क्यों? बिकॉज सरफेस के ऊपर से जो सिम्टम्स थे ना, जो लोकल सिम्टम्स आपके आए थे, वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक थे आपके केस के, आपने उनको हटा दिया. तो अब आपके पास सिर्फ जो लेस कैरेक्टरिस्टिक, लेस स्ट्राइकिंग, मोर फ्लक्चुएटिंग, इनडिस्टिंक्ट इंटरनल सिम्टम्स हैं जिन पे अब आपको अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि ऑब्वियसली क्योर करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. Why to make it more complicated for yourself? Then in aphorism 199 he talks about कि जब आपने इतने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को रिमूव कर दिया, आपने कोई वॉट था उसे सर्जरी से या लेजर ट्रीटमेंट से या करोडिंग और ड्राइंग एजेंट से उसे हटा दिया, तो अब क्या हो गया, अब वो केस जो है आपके लिए और डिफिकल्ट हो गया क्योर करना, क्योंकि जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स थे वो तो आपने हटा दिए. ठीक है. एंड नाउ यू आर लेफ्ट विद अनकैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स टू डिसाइड योर रेमेडी ऑन. ओके. अफोरिज्म 200, अगर आपके सरफेस पर लोकल अफेक्शन कुछ है, ठीक है, अगर वो है, परसिस्ट करता है, तो वो एक इंडिकेशन है कि इंटरनल ट्रीटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है. ठीक है. लेकिन अगर आप उसे एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन से गायब कर दोगे उन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस को, तो यू विल बी इन जिसे कहते हैं भ्रम में रहोगे कि हाँ डिजीज क्योर हो गई है, बट एक्चुअली वो हुई नहीं है. देन अफोरिज्म 201, अब एक्चुअली हमारा बॉडी क्यों हमारे सरफेस के ऊपर, स्किन सरफेस के ऊपर किसी डिजीज को डालता है. एक्चुअली क्या होता है, हमारा बॉडी हमेशा से ये काम करता है कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनका और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है या फिर जो कि थ्रेटन करते हैं टू डिस्ट्रॉय द वाइटल ऑर्गन्स इन द लाइफ ऑफ द पेशेंट, उन ऑर्गन्स को बचा के एक ऐसे पार्ट के ऊपर डिजीज को डाल दो जो कि उसे झेल जाएगा, उससे एटलीस्ट आपकी लाइफ थ्रेटन पे नहीं होगी. ठीक है. तो वो सबसे जो सेफेस्ट उनके लिए ऑप्शन होता है ना, वो स्किन सरफेस होता है. तो मोस्टली ये क्यूरेटिव प्रोसेस है. ठीक है. कि इंटरनल ऑर्गन्स को, वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए बॉडी क्या करता है कि आपकी जो डिजीज है उसे एक सरफेस पे डाल देता है. ठीक है. इन दैट प्रोसेस इट सेव्स दोज वाइटल ऑर्गन्स. ठीक है. और वो एक लेस इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, पर एक ऐसे सिस्टम पे उसे थ्रो कर देता है जो कि
ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, और जिसकी वजह से एटलीस्ट आपकी लाइफ थ्रेटन नहीं होगी, ठीक है। Nature tries to protect more vital organs by throwing out everything on the less important organs and on the external surface. ठीक है, लेकिन जब आप एक्सटर्नल मेडिसिन देते हो तो आप इस पूरे मैकेनिज्म को बीच में ही खराब कर देते हो. Thus it becomes the source of thousands of named and unnamed human chronic maladies. Okay. Then, in the sixth edition of Organon of Medicine, Hahnemann wrote in favor of external application in aphorism 284 and aphorism 285. यहाँ पर आप थोड़ा सा फार्मेसी को ऑर्गेनॉन से कोरिलेट करके पढ़ो, आपको ऑर्गेनॉन का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट क्लियर होता जाएगा. ओके, तो हमने देख लिया. ही रोट इन फेवर, he wrote against the external application in aphorism 193 to 196 to 203. Okay, and now he's talking in favor of external application in aphorism 284 to 285. Okay, वहां पर उन्होंने मेंशन किया है बेसिकली टंग, माउथ, स्टमक, इन सब पार्ट्स को एज अ एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो हम एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन के लिए यूज करते हैं. उसके अलावा we also have one other part which is remaining, which is the skin of the body. आप उसके थ्रू भी जो है मेडिसिन को अप्लाई कर सकते हो, especially if it is connected with simultaneous internal administration. He has mentioned himself. Okay, he says in the next aphorism that to cure of very old diseases may be furthered by the physical application externally in the back, arms, extremities, by rubbing the same medicine he gives internally and which showed itself curatively. ठीक है, तो इन्होंने खुद मेंशन किया है. और एक स्पेशल नोट है for the fig warts which have existed for some time without any treatment. They will need for their perfect cure the external application of their specific medicine as well as internal use at the same time. तो fig warts के लिए तो स्पेशल नोट है कि उनके लिए तो देना ही देना है. देन अब जब भी हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में दो चीजें होती हैं. ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं. पहला होता है मदर टिंचर ऑफ द मेडिसिन, ठीक है, जो आपको अप्लाई करनी है, और दूसरा होता है कि किस व्हीकल में उसे डालकर आप दोगे. ठीक है, तो ये दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं. अब कौन कौन से व्हीकल्स हम बेसिकली एक्सटर्नल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, हमारे पास लिक्विड व्हीकल्स हैं और सेमी सॉलिड व्हीकल्स हैं जिनको हम बेसिकली यूज करते हैं. Liquid vehicles में we have the purified water, glycerine, olive oil, almond oil, rosemary oil, sesame oil, which is also called the till oil. ठीक है, तो ये सब यूज होते हैं in preparation of one or the other of the external application. Then semi-solid vehicles जो कि यूज होते हैं for the preparation of external applications, we have Vaseline, जिसे हम सॉफ्ट पैराफिन बोलते हैं, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन एंड द येलो सॉफ्ट पैराफिन, दोनों यूज होते हैं. वैक्सेस में we have the beeswax, yellow and white, spermaceti, lanolin, prepared lard, isinglass, soap, soft soap, hard soap, curd soap, ये सब यूज होते हैं, and starch. Now this is the list of external applications जो कि होम्योपैथी में यूज की जाती हैं. We'll be reading about each one of these in a little bit of detail one by one. Okay, so let's see these. First of all, we have glycerols. नाम से ही हमें पता चलता है कि it is something related to glycerine. ठीक है, तो एक मेडिसिन का मदर टिंचर, उसको जब हम ग्लिसरीन में मिक्स करके देते हैं तो वो ग्लिसरॉल बन जाता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल्स दे आर मेड अप ऑफ मदर टिंचर इन ग्लिसरीन, माइंड इट. ओके, इट इज विस्कस इन कंसिस्टेंसी, जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है इसकी. नाउ हाउ दीज ग्लिसरॉल्स आर प्रिपेयर्ड? दे आर प्रिपेयर्ड जब आप 1 पार्ट बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ मदर टिंचर ऑफ द पर्टिकुलर मेडिसिन लेते हैं और उसको 9 पार्ट्स ऑफ ग्लिसरीन के साथ मिक्स कर देते हैं. जब आप इस जो है कैलकुलेशन से सभी चीजों को लेते हो, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल्स. ठीक है, अब जो होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया है उसने एक और फॉर्मूला दिया है जिसके हिसाब से अगर आप 1 पार्ट ऑफ मदर टिंचर बाय वेट और वॉल्यूम लो और उसके अंदर 4 पार्ट्स ऑफ ग्लिसरीन ऐड करो तो इवन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर स्टार्च. जब आप ग्लिसरॉल्स ऑफ स्टार्च बनाते हो वो कैसे बनता है? इट इज मेड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ स्टार्च एंड 8 पार्ट्स ऑफ ग्लिसरीन. तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है.
ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज ग्लिसरॉल जो है वो बोराक्स का ग्लिसरॉल है, जो कि स्टोमेटाइटिस, जिंजिवाइटिस इन सब में यूज किया जाता है। म्यूलिन ऑयल को भी ग्लिसरीन में ऐड करके मिक्स करके एज अ ईयर ड्रॉप यूज किया जाता है। ठीक है। नाउ बेसिकली जब भी ग्लिसरॉल आपके दिमाग में आएगा तो उसके लिए आपको उसके यूजेस याद करने हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी फंगल। स्किन पर कहीं पर भी रिंग वॉर्म्स हैं, एंटी फंगल है, तो आप उस एरिया में ग्लिसरीन के अंदर उस पर्टिकुलर मेडिसिन के मदर टिंचर को मिक्स करके उस एरिया पे अप्लाई कर दोगे। ठीक है। इट इज ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल, कहीं पर भी बहुत इचिंग हो, एंटीप्रोराइटिक, मुंह में छाले हैं, जिंजिवाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है, वहां पर भी ग्लिसरॉल्स का यूज बहुत अच्छा देखा गया है। इसमें कुछ कॉमनली मेडिसिन जो हम जिनका ग्लिसरॉल्स बनाते हैं, दे आर कैलेंड्यूला, फाइटोलैका, बोरैक्स एंड म्यूलिन ऑयल। म्यूलिन ऑयल को तो हमने ग्लिसरीन के साथ मिक्स करके एज अ ईयर ड्रॉप यूज किया है। ठीक है। देन वी हैव सीरेट्स। सीरेट्स जो होते हैं इनको हम प्रिपेयर करते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ बीज वैक्स, स्पर्मेसिटी एंड आलमंड ऑयल। इन तीन चीजों को एक पर्टिकुलर फिक्स्ड परसेंटेज में ऐड करके, ठीक है, हम बाय मीन्स ऑफ फ्यूजन मेथड हम इससे सीरेट्स बनाते हैं। आपका जो पर्टिकुलर मदर टिंक्चर है ऑफ द मेडिसिन प्लस द बीज वैक्स प्लस द स्पर्मेसिटी एंड द आलमंड ऑयल। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीरेट्स। ठीक है। तो उसमें यू विल हैव 4-5 ऑप्शंस, जिसमें बीज वैक्स होगा, स्पर्मेसिटी होगा, आलमंड ऑयल होगा, दे माइट गिव यू द ऑलिव ऑयल, बट ऑलिव ऑयल इज नॉट द पार्ट ऑफ सीरेट्स। ओके, सो रिमेंबर इट्स बीज वैक्स, स्पर्मेसिटी, आलमंड ऑयल। ठीक है, मिक्स टुगेदर बाय फ्यूजन मेथड। और इसका मोस्ट कॉमनली एग्जाम्पल जो है सीरेट्स, कैंथारिस के, अर्टिका यूरिन्स जो होते हैं इनका प्रिपेयर किया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली बर्न्स में यूज होता है हमारा। देन कमिंग ऑन टू ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स के लिए जो मोस्ट कॉमनली आपको चीज याद करनी है ना, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक क्रीम्स। ओके, ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस है। अभी तक हमने जो ग्लिसरॉल्स देखे थे दे वर लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड व्हीकल है। देन यू हैव द ऑइंटमेंट्स, दे आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस। क्यों है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन? क्योंकि इसमें जो व्हीकल यूज हो रहा है ना वो सेमी सॉलिड है, विच इज वाइट सॉफ्ट पैराफिन, जिसे हम वैसलीन भी बोलते हैं। इट्स अ सेमी सॉलिड व्हीकल। ओके, नाउ व्हाट इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of mother tincture to 9 parts of white soft paraffin. ओके, तो इसको मैकेनिकल इनकॉर्पोरेशन मेथड से भी किया जा सकता है और फ्यूजन मेथड से भी किया जाता है। और एक चीज ध्यान में रखने की है कि जब बहुत लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जानी होती है ऑइंटमेंट्स की, तो फ्यूजन मेथड इज द वन विच इज बेसिकली यूज्ड। तो इन ऑइंटमेंट्स का यूज कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है? अगर आपके पास ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग पाइल्स हैं, फिशर्स हैं, अल्सर्स हैं, किसी पार्ट में बहुत ज्यादा इचिंग है, इंजरी हो गई है, बेड सोर्स, बॉयल्स, कॉन्स, एक पर्टिकुलर वुंड की आपको ड्रेसिंग करनी है, बर्न्स हैं, तो उन सभी जगह पे ऑइंटमेंट्स का यूज किया जा सकता है। एंड मोस्ट कॉमनली ये आर्निका की ऑइंटमेंट, एस्क्युलस, सल्फर, रिटानिया, हेमिमैलिस, इन सब के लिए यूज किया जाता है। देन वी हैव पोयल्टीज। ओके, अब इसमें ना दो चीजें आपको मिलेगी। आगे एक होगा फॉर्मेंटेशन और यहाँ पर जो है वी हैव कैप्टोप्लाज्म। ओके, ये दो चीजें हैं, इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा। जो पॉल्यूटीज होते हैं इनके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है कि ये सेमी सॉलिड है। ठीक है, जैसे कि हमारी ऑइंटमेंट सेमी सॉलिड्स थे, ये भी सेमी सॉलिड होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हॉट वाटर में लिंसिड मील जो होता है उसे हम मिक्स कर देते हैं, तो उससे एक सॉफ्ट मॉइस्ट मास बन जाता है। ठीक है, और उसी के अंदर आपने अपना मदर टिंक्चर भी ऐड कर दिया है। ठीक है, और फिर आप उसको एक क्लॉथ के ऊपर रखकर उस क्लॉथ को अपने स्किन के ऊपर रखते हो। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी को एक मेडिसिनल इफेक्ट देता है, आपका मेडिसिन भी है। दिस इज द मोस्ट पिक्यूलियर पॉइंट अबाउट पोयल्टीज दैट एंड द कैप्टोप्लाज्म, दैट ये जो है इनका मेडिसिनल इफेक्ट होता है। आप जब फॉर्मेंटेशन आगे देखोगे, जिसे आप सिकाई भी कहते हो, ठंडी सिकाई या गर्म सिकाई, ठीक है, उसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, बट इट इज वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल एज पोल्टिस इज वर्किंग। ओके, नाउ दे आर बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक एंड एब्जॉर्प्टिव, और वो अट्रैक्ट करते हैं डिजीज इन्फेक्शन को। तो इसमें ब्रेड का पोल्टिस, चारकोल पोल्टिस एंड कैरेट पोल्टिस, इन सब का यूज किया गया है। तो यहाँ पर एक इसका डिफरेंस फ्रॉम फॉर्मेंटेशन से याद रखिएगा दैट पोल्टिस हैज मेडिसिनल इफेक्ट
but fermentation does not have any medicinal effect. Then we have the liniments. अब ये liniments जो होते हैं, they're also called as embrocations. Okay, आपको liniments ना बोल के embrocations भी दिया जा सकता है question में. That is why you should remember that liniments and embrocations are the same thing. Now, basically they are oily in consistency. Oily, spirituous, ऐसा ही consistency में होता है. और ये बनता कैसे? It is prepared by mixing of 1 part of mother tincture to 9 parts of either olive oil और टिंक्चर ऑफ सोप और इमल्शन. ठीक है, तो ये कैसे बनता है? 1 पार्ट ऑफ द मदर टिंक्चर एंड 9 पार्ट्स ऑफ द ऑलिव ऑयल और टिंक्चर ऑफ सोप और इमल्शन. ये टिंक्चर ऑफ सोप कैसे बनता है? ये टिंक्चर ऑफ सोप बनता है बाय मिक्सिंग सॉफ्ट सोप 10 grams, अल्कोहल फॉर्टिस 25 ml, प्यूरिफाइड वाटर 16 ml. इन सबको मिक्स करो और जेंटली हीट करो, यू विल गेट अ लिडामेंट. ठीक है, तो इसका मोस्ट कॉमन जो यूज होता है वो रिमैटिक जॉइंट पेन्स में होता है कि जॉइंट के ऊपर इसको जो है लगा दिया जाता है, रब कर दिया जाता है, तो इट गिव्स रिलीफ इन द रिमैटिक जॉइंट पेन्स. मोस्टली आर्निका, एस्क्युलस, सल्फर, रेटानिया, हेमेमालिस, इन सब का लिनिमेंट बनाया जाता है. देन यू हैव फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन जो है वो बेसिकली सिकाई है आपकी, जिसमें एक स्टेरलाइज्ड क्लॉथ को इन हॉट एंड कोल्ड वाटर में डिप करके उस सरफेस के ऊपर लगाया जाता है. नो मेडिसिन आर यूज्ड. ठीक है, अनलाइक दी पोल्टिस. इट एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल प्रिंसिपल. अगर आप हॉट फर्मेंटेशन कर रहे हो विद अ फ्लैनल क्लॉथ, तो वो हीट और मॉइस्चर दोनों प्रोवाइड कर रही है. अगर आप एक हॉट वाटर बॉटल के साथ प्रोवाइड कर रहे हो तो वो ड्राई हॉट फर्मेंटेशन है. और कोल्ड फर्मेंटेशन है आपका आइस बैग से. ठीक है, देन यू हैव ओपोडेल्डोस. ठीक है, ओपोडेल्डोस, I have mentioned it by breaking it into words because इसका pronunciation जो है वो थोड़ा सा difficult होता है. ये again these are also semi-solid ointments. Semi-solid ointments कह लो या semi-solid liniments कह लो. और ये कैसे बनती हैं? They are prepared by mixing white curd soap, strong alcohol, purified water and mother tincture. इनको इस particular proportions में mix जब हम करते हैं और एक होमोजीनियस पूरा जो है मिक्सचर बना लेते हैं, तब जो है यू गेट द ओपोडेल्डोस. और ये एक सेमी सॉलिड ऑइंटमेंट या सेमी सॉलिड लिनिमेंट है जो कि यूजफुल है मोस्ट ऑफ द रिमैटिक जॉइंट पेन्स में, स्प्रेन्स में. ठीक है, तो इसका ये जो कॉम्पोजिशन है ना और इसके ये जो कंपोनेंट्स हैं किस परसेंटेज में है उसे याद रखना जरूरी है. यू हैव व्हाइट कर्ड 140 grams, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल 444 ml, प्यूरिफाइड वाटर 266 ml एंड मदर टिंक्चर 100 ml. इस प्रपोर्शन में जब उन्हें मिक्स करते हैं तो यू गेट द ओपोडेल्डोस. और इसका मोस्ट कॉमन काम है रिमैटिक जॉइंट पेन्स में आपको रिलीफ दिलाना. ठीक है, देन यू हैव द प्लास्टर्स. ये प्लास्टर्स जो हैं ये बेसिकली बनते हैं ईदर अ पीस ऑफ सिल्क और लिनन और लेदर और आइसन ग्लास डिप्ड विद मदर टिंक्चर. ठीक है, तो प्लास्टर्स ऑफ आर्निका हमने देखा है, कैलेंडुला हमने देखा जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं. देन यू हैव द लोशंस. लोशंस जो हैं वो बेसिकली आपके लिक्विड सस्पेंशंस हैं इन एक्वस मीडिया. दे आर लिक्विड सस्पेंशंस इन एक्वस मीडिया जिसमें आप 1 पार्ट ऑफ मदर टिंक्चर में 9 पार्ट्स ऑफ प्यूरिफाइड वाटर को मिला रहे हो तो उससे लोशंस बनते हैं. 1 part of mother tincture to 9 parts of purified water gives the lotions. Remember this composition. इट्स यूजुअली पेन में, इंजरी में, उस केसेस में इसको यूज किया जाता है. आर्निका के लोशंस, रस्टॉक्स, रूटा, एपिसमेल, इन सबके लोशंस को बनाया गया. देन देयर आर वेरियस ऑयल्स व्हिच आर यूज्ड एज एक्सटर्नल एप्लीकेशन. म्यूलिन ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोजमेरी ऑयल, आर्निका हेयर ऑयल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, इन सबको यूज किया जाता है. देन एक ये जो अभी थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो है इंजेक्शंस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स. सर्जिकल ड्रेसिंग्स में तो वी नो हमने ड्रेसिंग में जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन को यूज किया था. इंजेक्शंस वाला जो पार्ट है ना वो अभी थोड़ा सा इनएक्सप्लोर्ड है जिसमें रेक्टल, यूरेथ्रल और वेजाइनल रूट्स के थ्रू हम जो है मेडिसिन को अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो वी होप टू एक्सप्लोर दिस एरिया मोर. Till then, I think this video, this lecture was of some use to you. Okay? If you like the lecture, kindly share it with more people, with more like-minded people. Kindly share the video
like the video and subscribe to my channel. See you in the next video. Thank you.